हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये टेस्ट नंबर 7 का पार्ट ए हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, और इसके अंतर्गत हम लोग 70 से 75 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग पार्ट बी में देखेंगे, 70 से 75 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पार्ट बी हम लेके आएंगे। आज ही शाम तक आ जाएगा वो भी वीडियो, तो उसमें हम लोग पार्ट बी कवर करेंगे 75 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। तो ये डच के बारे में कह रहा है। तो डच ने अपनी व्यापारिक अड्डे जो स्थापित किए थे, पहली तो पूछ नहीं रहा है, तो ये नागपट्टनम में भी किए थे, चिनसुरा में भी किए थे, मसूलीपट्टनम में भी किए थे, सूरत गुजरात में भी किया गया था इसके द्वारा, फिर भरूच आगरा में भी किया गया था, कोचिंग में भी थे, अहमदाबाद में भी थे, पटना में। पटना की अगर बात करो तो 1632 तक इसकी कोठी जो है व्यापारिक कोठी शिफ्ट हो गई थी पटना में, बाकी जगह भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगर हम लोग डच की पहली फैक्ट्री की बात करें तो ये 1605 ईस्वी में पूर्वी घाट मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी, जो सिक्के ढालने के काम आते थे। यहाँ पे सिक्के ढालने का काम किया जाता था। बंगाल में अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो पिपली में किया गया था 1627 ईस्वी में, फिर उसके बाद चिनसुरा में किया गया था। फिर 1658 आते आते डच ने कासिम बाजार, बलसोड़, पटना आदि जगह फैक्ट्रियों की स्थापना कर ली थी। अगर हम लोग बात करें पटना की, बेसिकली तो 1632 में इसकी व्यापारिक कोठी पटना में स्थापित हो चुकी थी। भारत में सूती वस्त्र के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय मुख्यतः डच को दिया जाता है। डच ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों का निर्यात में अधिक दिलचस्पी दिखाया था। तो ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, डच कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम वेतनभोगी कर्मचारी रखा था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रृंगेरी पट्टनम या श्रीरंगम में थे। और टीपू सुल्तान की अगर हम लोग पर्सनली बात करें तो टीपू सुल्तान एक शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ आदि भाषाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी के आग्रह करने पर श्रृंगेरी पट्टनम में एक जोकोबिन क्लब की स्थापना किया और स्वयं को उसकी सदस्यता ग्रहण करवाया। टीपू सुल्तान की एक आत्मकथा है जिनका नाम है तारीख खुदाई। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में है, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, तृतीय एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ है उसका कार्यकाल था कब से कब तक, 1817 से लेके 1819 के बीच में हुआ था तृतीय एंग्लो मराठा वार। और इससे जो जुड़े हुए हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है। तो ये इसमें लॉर्ड हेस्टिंग है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्योंकि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में बेसिकली हुआ क्या था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में हुआ था, मराठा की शक्ति और पेशवा का जो वंशानुगत जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम में क्या पिंडारियों का दमन किया गया था। तो ये प्रमुख बात है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए। तो इसका सही आंसर, ये तो सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के ही टाइम में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद में प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसके अनुसार क्या हुआ था, बादशाह ने वार्षिक 26 लाख रुपए के बदले अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट प्रदान कर दिया गया। ठीक है। और खुद अपने पेंशनर बन गए थे। तो इसका सही आंसर हो गया लॉर्ड क्लाइव। और कब किया गया था ये साइन, इलाहाबाद की प्रथम संधि, तो ये हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है। एक और संधि होता है 16 अगस्त को। ठीक है। वो द्वितीय संधि थी, वो किसी दूसरे अवध के साथ होगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी बंदोबस्त तथा उसके कार्यवंश से संबंधित होने के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कौन, तो ये जाना जाता है थॉमस मुनरो। ठीक है। क्योंकि रैयतवारी बंदोबस्त जो स्टार्ट किया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो को ही माना जाता है। और एक और इसमें थे कैप्टन रीड करके। ठीक है। ये दोनों को माना जाता है रैयतवारी सिस्टम का। रैयतवारी सिस्टम सबसे पहले 1792 में लागू किया गया था। और अंग्रेजी राजस्व प्रशासन में रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल भाग का लगभग 51% हिस्सों में रैयतवारी सिस्टम लागू किया गया था। धीरे धीरे रैयतवारी सिस्टम और भी जगह पे लगाया गया, जैसे 1820 में मद्रास में लागू किया गया था।
1825 आते आते बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। रैत बारी व्यवस्था जो प्रारंभ में 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, ठीक है। और महलवारी एक आता है, महलवारी प्रणाली, इसके जो जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, तो वो बात आप लोग याद रखेंगे। बाकी रैतवारी सिस्टम पूरे जितना भूमि था इंडिया में उसका लगभग 51% जमीन पर क्या था, रैतवारी सिस्टम लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या वजह था? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ उस टाइम में तो विदेशी पूंजी वगैरह हुआ नहीं करता था, प्राकृतिक संसाधनों की तो कमी यहाँ पे थी नहीं, तो इसका मेन कारण ये था कि भारतीय उद्योग का अभाव का होना, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योग का स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुआ। यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे वो ब्रिटेन में और वहाँ से बना के वही चीज़ यहाँ पे आके महंगे दामों में वो बेच दिया करते थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है आपको। तो देखिए, इसमें बी डी सावरकर जो है, बी डी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था, तो पहला तो सही है। दूसरा है आर सी मजूमदार के लिए जो के द्वारा जो लिखा गया था द स्पाई मिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो लिखा गया था वो आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था, तो दूसरा भी सही है। अब देखिए, एक है ए बी चौधरी, इन्होंने लिखा था द इंडिया म्यूटनीज, ठीक है, 1857 से 1859 तक, तो ये भी सही है। बाकी ये जो बुक लिखा गया था अवध इन रिवोल्ट, ये लिखा गया था किसके द्वारा? रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये राधा कमल मुखर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो गया सी, क्योंकि यही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ बात जानने की अगर हम लोग कोशिश करें तो अशोक मेहता द्वारा 1857 में सैनिक विद्रोह पर लिखी पुस्तक का नाम द ग्रेट रिवेलियन नाम था, जो अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था 1857, ठीक है। 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा गया था। रिवेलियन 1857 पुस्तक की रचना जो किया था वो पीसी जोशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के जो लेखक थे वो सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, बाकी सारे इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त विचार कीजिए कि सबसे पहले कौन और उसके बाद ऐसे करके कौन आया था। तो पहले हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 के टाइम में आया था, 1855-56 के टाइम में आया था, मतलब हुआ था। फिर अगर हम लोग बात करें सिपाही विद्रोह का, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 को, सभी जानते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति। नील क्रांति 1859 के आसपास की बात है, ये 1859-60 के आसपास की बात है। फिर दक्कन का विद्रोह जो है 1874 की बात है, 1874-75 के आसपास हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है डी। तो सबसे पहले कौन हुआ था? संथाल विद्रोह। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं है ईयर में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। फिर हुआ था क्या? सिपाही विद्रोह 1857 में। फिर उसके बाद नील विद्रोह जो 1854 और 1860 के आसपास हुआ था, 1859 और 60 के आसपास हुआ था। फिर होता है दक्कन का विद्रोह। अगर हम लोग संथाल विद्रोह का बात करें तो इसके नेता सिद्धू और कानू नाम के 2 व्यक्ति थे, दोनों भाई थे। अगस्त 1885 में सिद्धू को और फरवरी 1856 में कानू को पकड़ लिया गया। फिर इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे दब गया। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, 1859-60 के आसपास। और इसके जो अस्थाई नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इनको नेतृत्व किया गया था, ठीक है। चलिए, नील दर्पण जो आप बुक का नाम सुने हैं, जो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, ये 1859 में हुए किसान विद्रोह का ही दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो बहाबी आंदोलन के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद हम आंसर आपको बता देंगे, फिर आप लोग मिला लीजिएगा इसको। देखिए, बहाबी आंदोलन 1830 और 1860 का एक मुख्य उद्देश्य था कि हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनः स्थापित करना। 1830 से लेकर 60 तक ये चला था, ये 90 तक नहीं चला था, तो सी वैसे ही गलत हो गया। फिर अगर बात करें, इस आंदोलन को भारत में लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल वहाब व दिल्ली के संत शाह वली के प्रभावित थे, ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य शक्ति का केंद्र जो था वो पटना था, 1850 के आसपास पटना में उसका मुख्य। देखिए, अब ये किसानों का तो आंदोलन था नहीं, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसका क्या था?
ये पश्चाताप प्रभावों के विरुद्ध था जो कि इस्लाम धर्म में घुस गए थे, तो ये भी सही है। और इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रसार प्रचार करना था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है डेविड हेयर और द अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना। और ये कब किया गया था, 1817 के आसपास किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। फिर राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1815 में आत्मीय सभा और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किया। फिर 1828 में ये ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। तो ये सब बात थी राजा राम मोहन राय के बारे में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास चला था, तो इसमें तो गांधी जी थे। फिर आ जाइए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास चला था, तो इसमें भी गांधी जी थे। फिर आ जाइए व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इससे भी संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला था 1905-6 के आसपास, तो इसमें गांधी जी थे, उस टाइम इंडिया में नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति की अध्यक्ष किया गया था, जिसमें काकोरी कांड में जितने भी अभियुक्त पकड़ाए थे उसको बचाव के लिए एक समिति बनाई गई थी, और उसके हेड कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। फिर आइए 13 नंबर में, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी। तो देखिए हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था या शासन जो था ये 1919 में लागू हुआ था, लेकिन घोषणा कर दिया गया था 20 अगस्त 1917 में ही घोषणा कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तुरंत पूर्व की पूछ रहा है, तो तुरंत पूर्व क्या हुआ था, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था। 1919 में क्या आया था, रॉलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, और 1919 में कब, मार्च में। ये बात याद रखना आप लोगों को। असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक, उसके बाद 1920 के आसपास चला था असहयोग आंदोलन। 1920-22 के आसपास चला था असहयोग आंदोलन। फिर सांप्रदायिक अवार्ड 1932 के आसपास, ठीक है, जिसको कॉमनल अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का आना कब हुआ था, 1942 के आसपास आना हुआ था। और रॉलेक्ट एक्ट कब हुआ था, मार्च 1919 में आया था, जो अंग्रेज के द्वारा काला कानून भी कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया थे वो कहाँ पे किए थे, दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे 1903 के आसपास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, वह कौन सा जगह थी जहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था कहाँ पे, लखनऊ में। कब हुआ था, 1936 में, 1936 में ये हुआ था। लखनऊ में जब अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन हो रहा था 1936 में, तो इसमें किसान सभा के जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, और इसके महासचिव बनाया गया था NG रंगा को। अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के मनाने का भी निर्णय लिया गया था। अब बाकी अगर हम लोग बिहार की बात करें तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 4 मार्च 1928 को बिहार में किसान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद 1929 में बिहार प्रांतीय किसान का गठन किया गया, जिसका श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पहला किसान स्कूल खोला गया, और इसी किसान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुंकार पत्रिका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पटना के बगल में एक बीटा जगह है जहाँ पे सीताराम आश्रम की स्थापना जो किया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित किया गया था, तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। ठीक है,
जो नेहरू रिपोर्ट दिए थे 1928 में, उसके विरुद्ध में ये सब उन्होंने किए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया लीग की स्थापना किया था, और उनके सारे बातों से ये लोग सहमत नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट के सारे बात, जितने भी यंगस्टर थे, जैसे सुभाष चंद्र जी बोस की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इस तरह के जितने भी युवा नेता थे, नेहरू रिपोर्ट से सहमति नहीं थे। अगला बात करें 18 नंबर, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है सर्वाधिक मानी जाती है। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट किया गया था साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। और कितने अन्य इसके साथ थे? तो 78 व्यक्तियों के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर दांडी पहुँचे थे ये 6 अप्रैल को, और वहाँ पर गांधी जी हाथों से नमक बना के नमक कानून को तोड़े थे। अगला क्वेश्चन है, 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। किसके लिए? मुसलमान के लिए था, भारतीय ईसाइयों के लिए था, या एंग्लो इंडियन के लिए था? तो ये बेसिकली दिया गया था अछूतों के लिए दिया गया था। ठीक है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, तो उस टाइम में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक प्रतिनिधि के विषय में एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट या कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि बेसिकली किसके लिए थे? दलित वर्ग के लिए थे। और इसके विरोध में गांधी जी ने उनका आमरण वो भी किए थे, भूख हड़ताल भी किए थे, जिसमें क्या हुआ था कि ये उसके बाद हुआ था कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस सब के सहयोग से और पुनः समझौता हुआ, जो समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच किया गया था। ठीक है। फिर उसी दरमियान में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना किए थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने, एक सेकेंड, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो ये माना है लॉर्ड मिंटो को। अब लॉर्ड मिंटो को क्यों माना? क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को लॉर्ड मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। उसने लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव थे उस टाइम में, और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। इस टाइम में लॉर्ड मिंटो सुधार के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजरोपण कर दिया। क्योंकि इसी टाइम में क्या दिया था? मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। महात्मा गांधी ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में कहा कि इस सुधार से हमारा सर्वनाश हो गया। मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में प्रोफेसर मजूमदार का विचार ये है कि ये सुधार केवल चांद की चमक जैसी थी। ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का, जो हिंदू मुस्लिम की भावनाएं उत्पन्न हो गई, और क्योंकि यहाँ पे बांट दिया गया, कुछ सीट दे दिया गया है इलेक्शन में मुसलमानों के लिए। तो इसी संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड मिंटो है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो कब मिला था? जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तब जाके इसको पहचान मिली एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ? तो ये पहली बार जो चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ था वो 1892 में। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन का श्रेय जाता है श्री कृष्ण सिंह को, जो कि 1923 के आसपास ये किया गया था स्वराज दल का गठन। फिर अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? 26 नंबर क्वेश्चन है, तो ये समझा जाता कि इसको गाय को अगण्य माना जाता था, नॉट टू बी किल, मतलब मारने योग्य नहीं समझता था, और इसी को क्या समझा जाता था? महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उद्यान वसवदान की दंत कथा संबंधित है। तो देखिए, उद्यान और दंत वसा संबंधित है किससे? कौसंबी से। अब देखिए इसका थोड़ा हिस्ट्री आप जान लीजिए। उद्यान वसवदान की दंत कथा, जो उद्यान राजा थे हमारे मगध के,
उससे उज्जैन की राजकुमारी बसवदान से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। बसवदान ने जब बीना बजाते देखा उद्यान को तो उससे मोहित हो गई। ये किससे संबंधित है, और वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो कौशल की राजकुमारी थी। इसीलिए उदय बसवदान की दंत कथा संबंधित है किससे, कौशल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। देखिए वैसे तो मैगेस्नी के बुक में ये बात नहीं मेंशन था, इसका आंसर सी होगा। लेकिन अगर उस टाइम की हम लोग बात करें, मैगेस्नी जो थे सिल्यूकस निकेटर के दूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे यूनान से। अगर हम उस टाइम में उन्होंने दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर हम लोग प्राचीन काल दास प्रथा की बात करें तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है त्रिपिटक, उसमें क्या है तो 4 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में लगभग 7 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन मैगेस्नी इंडिका बुक में दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक आधिकारिक रूप से निर्भर हो गया था। तो ये निर्भर हो गया था किस पे, ये निर्भर हो गया था दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में पूर्णतः निर्भर हो गया था हुन के आक्रमण के बाद। चलिए अगला है, शक विजेता किसे माना जाता है। तो शक विजेता माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे ये गुप्त वंश के। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महावीरा का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महावीरा का निर्माण धर्मपाला के द्वारा किया गया था, जो पाल डायनेस्टी के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। इसके बारे में और अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में बनाया। सोमपीर महावीरा जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसकी स्थापना करवाया। फिर लेकिन उदंतपुरी अगर मठ की बात करें तो ये गोपाल द्वारा करवाया था, जिन्होंने पाल डायनेस्टी का खोज किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र की कौन सी भाषा बोलते थे। तो देखिए गुप्त काल में जितने भी संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो थे ये कौन सी भाषा बोलते थे। तो इस सबको संस्कृत बोलने की आज़ादी नहीं थी। जो औरत थी या फिर शूद्र थे संस्कृत नहीं बोलते थे। उस टाइम में ब्राह्मणों का बोलबाला था, तो उस टाइम में ये सब जो बोलते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। डेमेट्रियस, और ये है राजाओं के नाम, और ये है आपके डायनेस्टी के नाम, साम्राज्य के नाम किससे संबंधित है ये आपको बताना। तो देखिए वीम कादापिसेस तो ये कुषाण डायनेस्टी के थे, तो डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो डी का दूसरा हो जाएगा, तो या तो बी आंसर होगा या तो सी आंसर होगा। रुद्रवर्मन जो थे वो शक के राजा थे, तो क्या हो जाएगा बी का, शक के राजा था। बी का 4 देखिए कहाँ पे है, तो बी का 4 है इसमें, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। लेकिन फिर मिला, सॉरी डी नहीं सी। चलिए इसको मिला लीजिए एक बार। डेमेट्रियस जो थे हिंदू यूनान के राजा थे, रुद्रवर्मन जो थे वो शक राजा थे, और बीमा कदापिसेस तो ये कुषाण के राजा थे। ठीक है, और गोंडो फर्नीज जो थे ये पल्लव के राजा थे। तो सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, नीचे दिए गए भक्त संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर दिया है सी। पहले गुरु नानक आए थे, फिर तुलसीदास आए थे, फिर तुकाराम, फिर रामदास। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो औरंगजेब ने बीजापुर की जो बीजापुर जीते थे ये 1686 में जीते थे बीजापुर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर गोलकोंडा की बात करें तो 1687 में, 1686 में बीजापुर और 1687 में कौन सा गोलकोंडा जीते थे औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल किला के द्वारा भी करवाया, लाल किला भी इसी के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण भी इसी के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में, देखिए क्या है। यहाँ संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ स्रोत है। तो संविधान में जो प्रावधान वो कहाँ कहाँ से लिया गया है ये बात पूछ रहा है। तो देखिए मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, और ब्रिटेन से बात कर सकते हैं। संघ राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
38 39 नंबर, इसमें अनुच्छेद है और उससे संबंधित प्रावधान, तो वो आपको बताना है। अनुच्छेद 61 में क्या संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं। तो 1 का 2 हो गया। तो देखिए 1 का 2 कहाँ है? या तो बी में है या तो सी में है, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर अगर बात करें 67 का, तो उपराष्ट्रपति को हटाना से संबंधित है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो बी का हो गया 3, बी का क्या हो गया? 3 हो गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी और देख लीजिए 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है, और अनुच्छेद 90 जो है ये राज्य के उपसभापति को हटाने से संबंधित है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको। देखिए 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है क्या? देखिए यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति के शासन, एक सेकेंड, 40 नंबर, अनुच्छेद 54 जो है वो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो पहला बिल्कुल सही है। 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब रूल ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में मेंशन है, तो 55 भी क्या है? सही है। अगला है देखिए यहाँ पे एक और, यहाँ देखिए महाभियोग जो है 61 अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, न कि 60 के। और अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के एक पावर है जिससे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और अगर बात करो हम लोग की गवर्नर का, तो गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन उसका अनुच्छेद कितना है? 213 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो किसमें है मेंशन? तो वो मेंशन है, सॉरी, वो मेंशन है किसमें? तो वो है इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो देखिए इसमें आपको डायरेक्ट हम लोग बता दें कि 169 जो है 169 169 नंबर जो है अनुच्छेद, इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्याख्या की गई है, लेकिन 169 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ई हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नाम की सूची तथा राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो ये कौन सी सूची है? तो ये शेड्यूल पहला यानी सूची प्रथम है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? तो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते? नहीं, निलंबित किए जा सकते हैं। जब आपातकाल की लागू होता है तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के आदेश पर ये निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अगला, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकती है? तो देखिए राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, अगर आपातकाल लगा हुआ हो तब आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो ये किया जाता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई भी कानून जो राज्य के उस नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 और 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनने हेतु पारित किया जाए, और इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो ये किससे संबंधित है? ये 25, ये एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसका आंसर दिया है आर्टिकल 25वां संविधान संशोधन, ये इसका सही आंसर दिया हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े हुए हैं? तो देखिए सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े हुए पूछ रहा है, तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, 1983 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RS सरकारिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसके कुछ मेंबर थे 3, जिसमें B शिवरामन थे, उसके बाद OB अलगेशन थे, OB अलगेशन नहीं थे, और डॉक्टर SR सेन थे,
तो इसका सही आंसर कौन हो गया? सी हो गया। ओबी अलगेशन जो है इसके सदस्य के रूप में नहीं थे, बाकी जस्टिस आर एस सरकारिया जो थे इनके अध्यक्ष थे, बाकी बी शिवरामन इसके मेंबर थे और डॉक्टर एस आर सेन इसके मेंबर थे। बाकी ओबी अलगेशन जो थे इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदत्त करता है, तो ये क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? संघ सरकार लेखा अनुदान से अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 123 और 213 के तहत गवर्नर कर सकता है अध्यादेश की जारी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो कौन थे? जीबी मावलंकर थे। और किसके द्वारा लाया गया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था अविश्वास पत्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगा संसद को, यानी पार्लियामेंट को। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था और इसको लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार कब? 2010 में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा के सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक। अगर कोई मंत्री बनता है और 6 माह के भीतर अगर वो किसी हाउस का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीना के भीतर सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। 53 नंबर है, मानव आँख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कौन सा है? तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी जिसको कम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है ऑडियो प्लेयर से प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है ये लेज़र बीम से, अगर मान लीजिए कोई सीडी है उसमें कुछ चीज़ डेटा अगर हम स्टोर कर चुके हैं तो वो लेज़र बीम के मार्फत से हम उसको क्या कर सकते हैं? ऑडियो प्लेयर को रीड कर सकते हैं और वही चीज़ हम लोग को डिस्प्ले होता है टीवी स्क्रीन पर। 55 नंबर क्वेश्चन है, पारा उच्च आवृत्ति जिसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग साधारणतः संचित की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो ये किया जाता है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है, जैसे रडार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। एक लोहे को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी क्या चीज़ में? उसके आयतन में, क्योंकि वो एक्सपैंड करेगा तो आयतन में, वॉल्यूम में वृद्धि होगी। 57 नंबर है, इसमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोग से निर्मित नहीं हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं बनेगा। अगर 3 प्राथमिक प्राइमरी कलर बना देंगे, जोड़ देंगे, अगर मिलाएंगे तो वो किस तरह का? व्हाइट कलर, श्वेत रंग बनेगा। अगर कोई भी 2 प्राइमरी कलर अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो श्वेत रंग ही या व्हाइट रंग ही प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी या कहाँ पे बनेगी? तो अवतल दर्पण पे जब भी पड़ेगी प्रकाश तो उसकी छाया कैसे बनेगी? तो वो बनेगी अनंत पर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर में कह रहा है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ जो अर्थिंग बोलते हैं वो क्यों उपयोग करते हैं? तो वो करता है बेसिकली सुरक्षा के दृष्टि से उपयोग करते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। संभारिक जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे संभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सी में कार्बन दिया है तो ये कार्बन गलत है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। बाकी प्रोटॉन की बात करें तो 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 होती है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आणविक संरचना के बारे में जो सही है वो है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक।
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे जो नहीं है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी सही आंसर दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, इसका अब बाकी सब सही है। धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। बाकी ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिला के बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला देने के बाद क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? सोने का सफाई या धुलाई के काम के रूप में किया जाता है। अगला है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका किसका? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, प्लस क्या होता है? जिंक होता है, प्लस क्या होता है? निकेल होता है। ये तीन चीज़ों मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, चलिए ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। अगला है 66 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये क्या है? फुलरिन्स जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है? नहीं, ये जो है कार्बन के अपरूप है, तो यही गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। एक बार पढ़ लेते हैं। शुष्क कार्बन को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही। केरोटीन मानव चर्म के बाहर परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, बिल्कुल सही। मानव के जो ये ऊपर वाला एपिडर्मिस या चमड़ी होते हैं उसमें प्रोटीन जो पाया जाता है उसको केरोटीन कहा जाता है। मस्टर्ड गैस जो रासायनिक युद्ध में केमिकल वेपन की तरह उपयोग होने वाला एक विषैला द्रव्य है या विषैला गैस है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर में क्या कर रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक या जेनेटिक जिसको बोलते हैं अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है, 67 नंबर है, यूनोजेनिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, जीन में उलटफेर करके और क्या करते हैं कि मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, तो उसको यूनोजेनेसिक्स बोला जाता है, या डीएनए को कुछ उल्टा पुल्टा करके ऐसे कुछ होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली जो भारत की 68 नंबर, ये है कौन? व्हेल, जिसको व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है। अगला है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है कौन? डीएनए। और डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा इसके संरचना वाले मॉडल को प्रस्तुत किया गया था, जिसको वेस्टर्न क्रिक मॉडल भी बोलते हैं, वेस्टर्न क्रिक मॉडल, सॉरी। उसके बाद अगर डीएनए से अगर आरएनए हम लोग संश्लेषण करें तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यह किसके बारे में कहा रहा है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि है। तो देखिए पहले में छट गया, ये अग्न्याशय के बारे में कह रहा है कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव का। ठीक है, बाकी अगर यकृत के बारे में करें तो ये बिगेस्ट क्या है? ग्रंथि है हमारे शरीर की। तो ये अग्न्याशय के बारे में कह रहा है, जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। ठीक है, जो उसके बाद है, इसमें रस को पूर्ण पाचन रस कहा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रस मिलते हैं खाना में तो पूर्ण डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये अग्न्याशय में जो रस होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू लगभग 7.5 से लेके 8.3 के आसपास होता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन तक। 70 के बाद हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और इसमें 10 क्वेश्चन मैथ का भी होता है, तो उसका हम लोग आंसर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, थैंक यू।